गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स किस तरीके के होते हैं और सो ऑन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट हमने पहले भी पढ़ा है। कभी भी अगर हम कोई एक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमको जो बनता है वो होता है सॉल्ट। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर और सॉल्ट, तो H2O के बाद क्या बच गया, Na बच गया और Cl बच गया। तो यहाँ पर आपका सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, NaCl। तो ये आपका सॉल्ट बना प्लस आपका वाटर बनेगा। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि NaCl जो हम जनरली बात करते हैं, नमक मीन्स सॉल्ट NaCl ही होगा। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करेंगे आपने कैसा एसिड लिया, कौन सा बेस लिया, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट तरीके के जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, उनके नाम देखेंगे और फिर उनकी फैमिली के बारे में। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो पोटेशियम सल्फेट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका, K2 पोटेशियम और सल्फेट SO4। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम में क्या हो जाएगा, Na और SO4। अब यहाँ देख लीजिए, क्यों पोटेशियम और सोडियम दोनों का वैलेंसी सेम होती है तो Na2SO4 सेम है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट में क्या होगा, वैलेंसीज की होती है कैल्शियम की 2, इसीलिए, और सल्फेट की भी क्या होती है, 2 होती है। इस वजह से यहाँ पे आपका हो जाएगा CaSO4। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया MgSO4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सभी में ये जो नेगेटिव रेडिकल है ना, SO4 क्या है, नेगेटिव रेडिकल है, तो सभी में सेम है। तो इसीलिए जब कोई सॉल्ट हो और उसमें सेम रेडिकल होंगे, या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम हो या नेगेटिव रेडिकल सेम हो, तो उनको कहा जाता है फैमिली, उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे ये वाले जो हैं, ये किस फैमिली को बिलोंग करेंगे, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सभी सॉल्ट्स फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स को बिलोंग करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, है ना, तो सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। ठीक है, NaCl हो गया। उसके बाद में दूसरा ले लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, Na की वैलेंसी होती है 1, लेकिन कार्बोनेट की 2 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, Na और नाइट्रेट के लिए NO3, तो ये NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए Na ही है ना, पॉजिटिव रेडिकल सेम है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल सेम है, तो ये वाले सभी सॉल्ट कहे जाएंगे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो जो भी पॉजिटिव रेडिकल, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल Na है, तो इसको कहा जाएगा फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्ट्स की फैमिली को उसके नेगेटिव रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल से डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो हमने क्या देखा था कि होता क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जो भी आपका सॉल्ट बनेगा, हम मानते हैं कि लगभग वो न्यूट्रल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो आपके सॉल्ट बनते हैं ये न्यूट्रल नहीं होते हैं, बल्कि एसिडिक या बेसिक नेचर में होते हैं। तो ये कब होगा, पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, अगर आपने जो एसिड लिया है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि मान लीजिए ये स्ट्रेंथ 5 है, इसकी भी स्ट्रेंथ सपोज आपके हिसाब से अगर आपकी +5 है, ये -5 है, तो जो सॉल्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस कट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा आपका जो सॉल्ट बनेगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाता है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होगा। अगर हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि ये किस केस में हुआ,
जबकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन यदि हम ऐसा कोई यहाँ पर बेस लेते हैं, जबकि सेकंड केस में जब आपने लिया हुआ हो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और बेस कैसा लेंगे हमने वहां पे क्या लिया, वीक बेस लिया, तो जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उतने बेस की वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और फिर ऐसे केस में आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्लाइटली एसिडिक होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा आपके पास। तो ये भी होता है जबकि अगर आपने लिया हुआ हो स्ट्रॉन्ग एसिड तब, और बेस क्या होगा, वीक। इसके अपोजिट अगर हम थर्ड केस में क्या कर लेते हैं, यदि आपने एसिड क्या लिया हुआ है, वीक लिया है, वीक एसिड की रिएक्शन जब हम स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो अब यहां पर जस्ट अपोजिट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिड कुछ अमाउंट ऑफ बेस को तो न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो नेचर उसका कैसा होगा, एल्कलाइन, ठीक है, मतलब यहां पर बेसिक नेचर का हो जाएगा या एल्कलाइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो पीएच था वो 7 है, ठीक है, आपका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होने के लिए 7 हो जाएगा। एसिडिक मतलब क्या होगा, लेस देन होगा, लेस होगा, क्या हो जाएगा, 7 से लेस की तरफ, मीन्स कम हो जाएगा, है ना, लेस देन 7। और बेसिक मीन्स क्या हो जाएगा, मोर देन 7, है ना। तो ये 7 से आपका जो पीएच हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो पीएच होता है वो सॉल्ट का, सॉल्यूशन का अलग अलग भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा आपका एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन। ओके, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये हम क्या होगा, इसका सबसे पहले कॉमन सॉल्ट का हम बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, है ना, तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अब ये हमको मिलता कहाँ से, तो कॉमन सॉल्ट जो है हमको 2 तरीके से मिलता है। फर्स्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में वैसे तो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं ना, लेकिन जो मेजर सॉल्ट होता है वो होता है कॉमन सॉल्ट सी वाटर में। अब ये कैसे मिलता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े शैलो पूल्स बना दिए जाते हैं सी वाटर, और उसमें क्या करते हैं, सी वाटर को ट्रैप करके रख दिया जाता है। फिर जब वहाँ से इवोपरेशन की वजह से पानी इवोपरेट हो जाता है तो हमको एक इम्प्योर सॉल्ट मिलता है। इम्प्योर सॉल्ट को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो वहाँ से हमको कॉमन सॉल्ट मिलता है। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। दूसरा हो गया कि और दूसरे कहाँ से मिलते हैं, जैसे फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगह है जहाँ पे कॉमन सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कॉमन सॉल्ट जो होते हैं ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं कॉमन सॉल्ट के, जिनको हम डिपॉजिट्स होते हैं इनके, ये जिनको कहा जाता है रॉक सॉल्ट। जनरली ये जो रॉक सॉल्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। और क्यों होता है ब्राउन, क्योंकि उसमें बहुत सी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो ये जो आपके रॉक सॉल्ट्स होते हैं, अब जैसे नाम से है रॉक सॉल्ट, मीन्स ये पहले कभी ये रहा होगा, जो भी आपका ओशन वगैरह, उसके चेंज होने की वजह से ये डिपॉजिट्स बनते हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग के तरीके से जैसे कोल निकाला जाता है, उसी तरीके से इनको भी आपको निकाला जाता है। तो ये हो गए हमारे कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है हमको यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट में मेन हम जो यूज़ बात करें, सबसे पहला यूज़ तो हो जाएगा, जैसे हम जनरल बात करते हैं घर में एज अ कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमको अभी इस चैप्टर में पढ़ना है वो है कि ये एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्री में NaCl का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो किस किस जगह में यूज़ करते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका क्या यूज़ होता है, मेकिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप बनाएंगे तब, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो ये सभी जो है आपके, इन सभी को बनाने में कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट।
तो कॉमन सॉल्ट से आपको कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, बनाने में मदद होती है, वो पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके का एक एपरेटस लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, ब्राइन ले लेंगे। ब्राइन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दो चीज़ें मिली, क्लोरीन हो गया और एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इन दोनों को, क्योंकि क्लोरीन से क्लोर और इसमें NaOH से एल्कली, तो इसका नाम इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम NaCl ले लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से आपके क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन की वजह से NaCl जो है NaOH बना लेगा, है ना। तो इस तरीके से जब आपका फॉर्मेशन होगा NaOH के साथ जुड़ जाएगा तो ये फॉर्म होगा NaOH। यही हमको भी देखना था, NaOH फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या है, एल्कली है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके देखिए क्या बच गया, क्लोरीन बचा है। गैस बनाना है इसलिए 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो यहाँ पे आपका बना है क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस आपकी रिमूव होती है। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, अभी भी आपके पास 2 हाइड्रोजन बाकी है ना। 4 हाइड्रोजन थे, अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर NaOH आपको बना है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी, एट एनोड पे। ठीक है, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है। और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, एट कैथोड आपको मिलेगा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस और NaOH का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब कई बार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और NaOH सॉल्यूशन दोनों ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैसे आपका NaOH फॉर्म होता है, इसको क्लोर एल्कली फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम देखते हैं इसका जो यूज है, सबसे पहले हम पहले भी देख चुके हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाने में, उसके फाइबर्स में, पेपर बनाने में यूज होता है। इसके अलावा जो होता है डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके अलावा डायज और बीचेस जो होते हैं, ब्लीच वगैरह बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि हमने देखा था हाइड्रोजन भी निकल रही, तो यूज क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का सबसे पहला जो यूज है वो फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने के लिए अमोनिया जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ अमोनिया में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं HCl, है ना। HCl में भी क्या होता है, हाइड्रोजन, तो इसलिए प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका यूज होता है। उसके बाद में हाइड्रोजनेशन जो होता है, हाइड्रोजनेशन हमने इसके पहले पढ़ा है ना, जब ऑयल्स को हम उसके सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं, दैट इज मार्गेरिन, है ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है, क्योंकि हमने देखा होगा, देखिए आपने पढ़ा है कि क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं वो डाली जाती है, क्योंकि एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है क्लोरीन को। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज किया जाता है, इन ड्रिंकिंग वाटर में, ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अभी हम पढ़ेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक्स में, जैसे PVC के लिए, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड C मीन्स यहाँ पे क्लोराइड से, तो क्लोरीन का यूज प्लास्टिक जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में होता है। उसके बाद CFCs में भी क्या आ रहा है, C क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो यहाँ क्लोरीन यहाँ पे यूज होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में इसका यूज होता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स जितने होते हैं उनमें भी क्लोरीन का यूज किया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल नेम देख लेते हैं। केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब हम साल्कलाइन, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं ना, साल्कलाइन मीन्स क्या होता है, CaOH ट्वाइस, है ना। तो साल्कलाइन के ऊपर जब आप CaOH ट्वाइस, साल्कलाइन जो होता है उसमें आप क्या करेंगे, ड्राई साल्कलाइन लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को पास करते हैं। तो क्लोरीन गैस पास करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे Ca है और O है और Cl2, तो Ca एक O और Cl2 जुड़ जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, CaOCl2। तो ये आपका इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और बाद में क्या बच गया, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया वाटर। तो इस तरीके से बहुत इजी प्रोसेस है, ब्लीचिंग पाउडर आपको फॉर्म हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या लिया है हमने, ड्राई साल्कलाइन, ठीक है। तो साल्कलाइन के ऊपर जब आप फ्लो करेंगे कार्बन क्लोरीन गैस को, तब आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्या यूजेस होते हैं, ओके। ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस जैसे कि नाम से क्लियर है, ब्लीचिंग, ब्लीच का मतलब होता है ये किसी भी चीज के रंग को लाने के लिए यूज होता है ना, तो ब्लीच वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका जो सबसे पहला यूज है वो होता है कॉटन और लिनन जो टेक्सटाइल होती है ना, तो जितने भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है वहां पर आपको ब्लीचिंग के तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। सेकेंड हो जाता है जब आपके वुड पल्प यहाँ होता है, पेपर फैक्ट्रीज है ना, तो पेपर फैक्ट्री में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो भी पेपर होता है उसको व्हाइट कलर का बनाने के लिए उसमें एज अ ब्लीच आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपने देखा होगा, देखिए अगर हम लॉन्ड्री में जो कपड़े भेजते हैं तो वहां पर वो कपड़ों को वॉश करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर, अगर कोई दाग लग जाता है, स्टेन हो जाता है, तो उसको ब्लीच किया जाता है ताकि वो दाग जो है वो हल्का हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे इसका यूज होता है। उसके बाद में कुछ जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, और डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए भी इसका यूज कभी किया जाता है। तो ये हमारे हो गए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, ओके। यहाँ पे देखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो केमिकल नेम जो होता है बेकिंग सोडे का वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो जब हम कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, है ना, जो हम कॉमन सॉल्ट का लेंगे, तब वहाँ पे आपका बेकिंग जो सोडा है वो तैयार होता है। तो हम उसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लेंगे, उसका सॉल्यूशन लेना है तो H2O हो जाएगा, प्लस हम इसमें क्या करेंगे, अमोनिया यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन अमोनिया देगा यहाँ पे अमोनिया। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट करने के बाद में आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा क्या बच गया, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है, NH3 यहाँ पे भी अभी भी बचा है ना। तो NH3 जो है वो यहाँ पर NH2, ये NH2, यहाँ पे 2 H2 बचे थे ये, और यहाँ के 2, तो ये हो गया NH2 और 2 हो जाएंगे तो ये हो गया NH4, और यहाँ पे क्या बच गया, देखिए NaCl, Cl बचा है क्लोरीन का, तो ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और ये आपका बन गया बेकिंग सोडा, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ये इट इज़ माइल्ड एंड नॉन करोसिव बेस, ठीक है। तो ये बेस है, नॉन करोसिव है। इसका इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी में एक्शन ऑन हीट, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या है हमारा NaHCO3, है ना। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में ये क्या कर लेता है, ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, अब देखिए यहाँ पे H बचा है और CO3 एक और आपके पास बचा है। तो अगर नंबर ऑफ देख लें, आइटम पूरे देखें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा CO3, तो एक CO2 बच गया, उसके बाद में एक ऑक्सीजन बच रहा है और हाइड्रोजन भी आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अभी बचे हुए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बना लेंगे H2O, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही वजह होती है कि जब हम उसको जब केक वगैरह में डालते हैं बेकिंग सोडे को, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसीलिए हमारे केक वगैरह काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं यूजेस। तो जो आपका बेकिंग सोडा है उसको एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड, है ना, एंटासिड जब हम होते हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट के जैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इसका सोडा एसिड को फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है एज सोडा एसिड, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम मेन एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूज़ देखते हैं, वो होता है बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बनाना, है ना। बेकिंग पाउडर हमने नाम सुना होगा, जब हम केक वगैरह बनाते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, जब बेकिंग सोडा होता है वो एक माइल्ड ईडिबल एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड का, उसके साथ मिक्सचर होता है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3। NaHCO3 को जब हम बेकिंग सोडे को किसी माइल्ड टार्ट्रिक एसिड, जैसे हम टार्ट्रिक एसिड ले लेते हैं, कोई भी ईडिबल एसिड्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम नाम पुराना लिख के एसिड, क्योंकि हमको क्या देता है H+ आयन, है ना, तो ये H+ आयन देता है, तो हम कोई भी एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम एनी एसिड, माइल्ड एसिड लेते हैं फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड अगर जनरली यूज़ करते हैं तो वो आपको H+ आयन देगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट करेगा और आपको क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। उसके बाद में वाटर आपका बनेगा और साथ में जो आपका बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या बना, Na बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी आपने एसिड लिया होगा तो वो बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका बनता है ये आपकी रिएक्शन कहलाती है यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो आप करते हैं वो, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब आप इसको गर्म करते हैं मिक्सचर को, बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब आप केक बनाते हैं तो ऊपर निकलती है और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनता है आपका एसिड का। तो ये हो जाता है आपका फॉर बेकिंग पाउडर मेकिंग, है ना। तो जब बेकिंग पाउडर बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद में इसको बनाते कैसे, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं NaSCO3 को, तो हमको क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट मिला था, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है इसी को सोडा H भी कहा जाता है। जब हम सोडा H को वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे, है ना, तो ये जो हमको मिला है सोडियम सोडा H Na2CO3, है ना। तो ये अभी इसको जब हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे और डिज़ोल्व करने के बाद क्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है। डिज़ोल्व तो करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हम क्रिस्टलाइज करेंगे उसको। तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमको यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, Na2CO3 × 10H2O। तो ये इस तरीके से आपका जो मिलता है, हम जनरली लिखेंगे इसको Na2CO3, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, Na2CO3 × 10H2O। तो ये आपका बन जाता है वॉशिंग सोडा, ओके। अब हम इसके यूजेस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका वॉशिंग सोडा है उसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। उसके अलावा जो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बोरेक्स वगैरह, तो उसके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। उसके बाद जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। और साथ में
डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी एज अ क्लिनजिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है वॉशिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, मीन्स आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सही में ड्राई होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको देखते हैं। देखिए हम जो कॉपर सल्फेट का अगर क्रिस्टल देखें तो वो होते हैं ब्लू कलर के। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लिख लें यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं CuSO4, उसका आपका फॉर्मूला हो गया, और उसमें 5H2O जुड़े हुए रहते हैं। अब इसका कलर देखिए यहाँ पे कैसे ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो ये ब्लू होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं, ये क्रिस्टल से मीन्स क्या है, सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने आप को जो कलर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है। तो CuSO4 जो अब हमको मिलेगा हीट करने के बाद में, वो भी सॉलिड ही होंगे, क्रिस्टल होंगे, लेकिन वो कैसे हैं, वाइट कलर में मिलते हैं। तो ये वाइट कलर में मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब ये जो हीट करने पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलने की वजह से यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट मिला वो वाइट कलर का हो गया। इसका मतलब जो भी आपको क्रिस्टल देखने में मिलते हैं उनमें क्रिस्टल ड्राई नहीं होते हैं, उनमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं जो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट के केस में यहाँ पे कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वैसे ही हम अभी आगे भी देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उसमें भी हाफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो क्रिस्टल हमको दिखते हैं उन सभी क्रिस्टल में वो ड्राई नहीं होते, बल्कि उनमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट के साथ। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था CuSO4, इसमें भी वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो जुड़ा होता है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, CaSO4 इंटू हाफ। यहाँ पे देखिए हाफ मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये बनाते कैसे हैं, तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaSO4, है ना। तो ये जिप्सम है CaSO4, इसमें भी क्या होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, 2H2O। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे करेंगे, 373 केल्विन। ठीक है, 373 डिग्री केल्विन पे आप कह सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो जब हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका 3/4 2 हाइड्रोजन थे तो उसका 3/4 निकल जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O का कितना निकल गया, 3/4, यानी 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। तो बचा क्या यहाँ पे, बच गया CaSO4 एंड हाफ H2O। तो ये जो हाफ H2O बचा है इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लेकिन देखिए अब हाफ H2O कन्वीनियंट नहीं होता है लिखने के लिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। अगर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो फिर 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ मिलके 1 मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये 1.5 मिलके क्या बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिखा जाता है। तो फिलहाल अभी हम देखें तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको इसका फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है कि CaSO4 H2O, है ना। अब यहाँ पे H2O क्यों कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 2 लगा दिया जाता है CaSO4 के साथ में। जब 2 CaSO4 इंटू, अब यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये 2 थे तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है। तो बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करते हैं। तो जब जिप्सम को, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कभी टॉयज वगैरह बनाने के लिए जो वाइट कलर की मूर्तियाँ मिलती हैं ना,
तो ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाइट पाउडर होता है। और इसमें लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेटिंग अप है ना। तो ये सेटिंग अप मीन्स जैसे ही हम इसको वाटर में मिलाएंगे, अभी हमने क्या देखा था, जिप्सम में से वाटर आपका गर्म करने से निकल गया था। सपोज ये क्या करेगा, फिर से वापस अगर हम CaSO4 को, जो आपका था अभी CaSO4 जो आपका बना अभी देखिए, तो ये इसको अगर हम फिर से क्या करेंगे, वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वाटर के साथ मिक्स करने पर ये वापस क्या बना लेगा, जिप्सम, जो कि क्या होता है, एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वापस जिप्सम में चेंज हो जाना ही इसकी सेटिंग अप प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये क्या बना लेगा, देखिए अपने हाफ ये था और 1.5 ये है, तो कितने बन गए, CaSO4 और यहाँ पे बन गए आपके 2H2O। तो इस तरीके से ये फिर से सेट होके प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसीलिए हमको जो मूर्तियाँ मिलती हैं, टॉयज़ मिलती हैं, वो सभी जो मिलते हैं वो इसके जिप्सम के बन जाने के वजह से मिलते हैं। तो अब यहाँ पे यहीं पे हम देख लेते हैं इसकी जो यूजेस हैं, टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, उसके स्टैचूज़ बनाने में, इस तरीके से। और जो आपकी फॉल सीलिंग वगैरह बनाई जाती है, तो जो सरफेस होती है उसको स्मूथ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वापस बन गया था जिप्सम। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एसिड एंड बेस के जो लास्ट पॉइंट था, सॉल्ट्स को भी होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।